Hello everyone, welcome to Biodiverse, Bridging the Scientific Gap. So, यार बच्चों हम आपको हर चीज़ का जो एंट्रेंस एमएससी लेवल का जो एंट्रेंस है उस पर आपको गाइड करने वाले हैं और इसमें हम आपको हर एक यूनिट्स का रिवाइज करने वाले हैं। हर एक यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ के, जैसे कि आपको हर कोई भी क्वेश्चन जैसे आ रहा है एमएससी लेवल का वो प्रैक्टिस करवाएंगे। जितने भी यूनिट्स है उसको अच्छे से पढ़ेंगे जैसे कि आपका वो एंट्रेंस में एक अच्छा रिजल्ट आ सके। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बच्चों, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम पढ़ते क्यों? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इट्स ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन। बच्चों, हम अपना जो बाहर का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो कैरेक्टर है, वो कहाँ से लाते हैं, कैसे ये आता है, ये सब चीज़ हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं कि ये होता कैसे है। ये सब चीज़ जो हमारा स्किन कलर है और ये हेयर स्ट्रक्चर, ये सब ऐसा क्यों है कि एक लड़के का स्किन कलर थोड़ा डार्क है, एक लड़के का स्किन कलर थोड़ा वाइटिश है। तो ये सब चीज़ क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे का हर एक रीज़न हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, हम इस स्ट्रक्चर को हम सब जानते हैं कि ये क्या है। ये है एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वो है जो कि हमारे हर कोई किसी के बॉडी के अंदर होता है, जो कि डिटरमाइन करता है कि उसका एक जेनेटिक स्ट्रक्चर को वो बेयर करता है, जो कि है हमारा डीएनए। डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक्सप्रेस होता है और हमारा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन करता है। पर बच्चों, अब सवाल आता है कि ये डिटरमाइन होता कैसे? इसके पीछे का इसका जो मेन रीज़न है उसको एक साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया था। उनका नाम है फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने एक फेनोमेनन अपलोड और एक फेनोमेनन प्रपोज किया था, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल डोग्मा। तो बच्चों, ये सेंट्रल डोग्मा होता क्या है? सेंट्रल डोग्मा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बच्चे, जिसमें आपका डीएनए एक्सप्रेस होता है थ्रू अ सर्टन फर्दर कैस्केड प्रोसेसेस। चलिए देखते हैं बच्चे। तो हमारा जो डीएनए है ये पहले आरएनए में कन्वर्ट होगा और आरएनए कन्वर्ट होगा प्रोटीन। बच्चों, अब सवाल आएगा कि अगर डीएनए एक्सप्रेस होता है तो वो तो डायरेक्ट एक्सप्रेस होना चाहिए, वो इतना कैस्केड क्यों बनाता है? क्योंकि बच्चों, डीएनए डायरेक्टली एक्सटर्नल कैरेक्टर को वो एक्सप्रेस कर नहीं सकता, इसीलिए वो पहले आरएनए में कन्वर्ट होगा और आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। और ये जो प्रोटीन है ये बनाएगा एंजाइम्स बनाएगा, कोई फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाएगा या फिर हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाएगा। जैसे कि आप सेल बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, द एक्सटर्नल सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है और सेल मेम्ब्रेन में जो स्ट्रक्चर है उसमें आप प्रोटीन्स देखने को मिलेगा। तो डीएनए से आरएनए बनने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो बच्चों, ये जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है ये सब चीज़ एक रेगुलेशन में होता है, एक एंजाइमेटिक रेगुलेशन में होता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम एकजुट होकर काम करते हैं। ऊपर से हम देखते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये डीएनए ट्रांसफर होता है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ये सेंट्रल डोग्मा में आता है, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, और वी कैन से दिस एज डीएनए डुप्लीकेशन। ये डीएनए डुप्लीकेट होता है जो कि फर्दर ट्रांसफर होता है इनटू द ऑफस्प्रिंग्स। फिर हम एज जनरल जब इतना बड़ा डाइवर्सिटी हमने देखा तो वहां पर एक चीज नोटिस किया गया कि नहीं, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर नोन एज द रिट्रोवायरसेस। बच्चों, ये रिट्रोवायरसेस एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। इट इज नॉट कम्स अंडर सेंट्रल डोग्मा, ये एक मॉडिफिकेशन है सेंट्रल डोग्मा का। यहां पर साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, आरएनए भी डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है बाय अ प्रोसेस नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंड दो साइंटिस्ट नेम्स आर टेमिन एंड बाल्टीमर। इन 1978 टेमिन एंड बाल्टीमर ने बोला ना, आरएनए से भी डीएनए बन सकता है, और इसको हम बोलते हैं टेमिनिज्म बोलकर बोला जाता है। तो ये तो हो गया एक सेंट्रल डोग्मा का एक छोटा सा हिस्सा।
पर अब सवाल आता है बच्चों कि हमको पता कैसे चला दैट हाउ वी नो दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मैटेरियल। तो इसके पीछे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूव किया था नो, देयर इज समथिंग दैट इज कैरी द जेनेटिक मटेरियल और कैरी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। उनका नाम था बच्चों ग्रिफिथ था। ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया जिसके दौरान उनको पता चला कि नहीं, कुछ ऐसा एक चीज ट्रांसफर हो रहा है जो कि एक नया एक्सटर्नल फीचर को इनिशिएट करवा रहा। तो देखते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या हुआ। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में बच्चों ये एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है जो कि हुआ था 1928 में। बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शोइंग बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया अपने जो सराउंडिंग में जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको अपने अंदर एनगल्फ करता है। तो यहाँ पर ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनिया, और इसको हम एज यूजुअल प्रोनाउंस करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि एक कॉजेटिव एजेंट है of the disease pneumonia. There are two types of strain of Diplococcus pneumoniae. One is your R second strain, another one is the S third strain. तो बच्चों ये strain क्या है? Bacterial strains are nothing but they are one common group of bacteria, but उनके अंदर genetic variation होता है कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से totally different होता है, जो कि उनका external फीचर और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को डिटरमाइन करता है कि उनका फिजियोलॉजी कैसा होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो आर रिप्रेजेंट करता है ये करता है रफ वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। रफ वर्ड को क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि बच्चों इनके ऊपर कैप्सूल नहीं होता। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर हम जब पढ़ेंगे बच्चों, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में उसका आउटर वॉल में कैप्सूल सराउंड करके रहता है। बिकॉज ये आर स्ट्रेन में कैप्सूल नहीं होता, इसलिए हम इसको रफ स्ट्रेन बोला जाता है, जो कि इरवैल्युलेंस होता है, मतलब वो पैथोजेनिसिटी शो नहीं करता, मतलब यहाँ पर निमोनिया नहीं होगा। अगर एक ऑर्गेनिज्म आर स्ट्रेन से इफेक्टेड होता है तो वहाँ पर निमोनिया नहीं होगा, पर अगर वहाँ पर एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है जो कि स्मूथ, उसको एस रिप्रेजेंट करता है स्मूथ सेल को। तो स्मूथ क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है, मतलब उसके ऊपर एक कैप्सूल सराउंड करके रखा है जो कि उसको एक स्मूथ स्ट्रक्चर दे रहा है। इस स्मूथ स्ट्रक्चर की वजह से ये वैरुलेंस है बच्चों, मतलब ये पैथोजेनिक एक्टिविटी शो करवाता है, निमोनिया शो करवाता है। तो ये जो दो तरह का स्ट्रेन है, वन इज योर आर स्ट्रेन, अनदर वन इज एस स्ट्रेन, इन दोनों स्ट्रेन को लेकर ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने माउस मॉडल को यूज किया। तो पहले उन्होंने क्या किया कि एक लाइव आर स्ट्रेन को माउस में इंजेक्ट किया, तो उनको पता चला ना हमारा जो माउस है वो सर्वाइव कर गया, मतलब वहां पर निमोनिया नहीं हुआ। तो बिकॉज हमको पता है कि आर स्ट्रेन ए वैरुलेंस है तो वहां पर निमोनिया ऑब्वियसली नहीं होगा। पर जब ग्रिफिथ ने लाइव एस स्ट्रेन को लिया, उसको माउस में इंजेक्ट किया, तो एज ए रिजल्ट बिकॉज ये एक वैरुलेंस स्ट्रेन है वहां पर निमोनिया हुआ और माउस का डेथ हमको दिखा गया। पर जब अब ये क्या है ना, अब बिकॉज हमको दो प्रोबेबिलिटी मिल गया है कि आर स्ट्रेन में माउस जिंदा हो रहा है और एस स्ट्रेन में माउस डेड हो रहा है, तब ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने तब एक हीट किल मेथड एडप्ट किया कि उन्होंने देखा, उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने क्या किया, हमारा जो एस स्ट्रेन है उसको हीट किल कर दिया और उसको फिर माउस में इंजेक्ट किया। तो उनको पता चला ना अभी हमारा माउस जिंदा हो रहा है। तो यहाँ पर उनको थोड़ा कंक्लूजन मिला कि नहीं, एस स्ट्रेन में ऐसा कोई चीज है जो कि डिजीज करवाता है, पर उनको ये पता नहीं है कि वो कौन सा चीज है। जब उन्होंने आर स्ट्रेन और ये हीट किल स्ट्रेन का जो मिक्सचर है उसको एक साथ माउस में इंजेक्ट किया, तो उनको एक कंक्लूजन पता चला ना हमारा जो माइस है वो डेड हो रहा है, वो मर जा रहा है। तो इस पे
ग्रिफिथ ने कंक्लूजन पैदा किया ना, बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कोई एक चीज है जो कि ट्रांसफर हो रहा है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन की तरफ, और वो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इसमें बच्चों हमको ये पता चला कि ऐसा कोई एक चीज है जो कि आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है। पर बच्चों अब तक उनको ये पता नहीं है ये क्या है, ये डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो ग्रिफिथ ने जो अपना कंक्लूजन दिया कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ट्रांसफर हो रहा है, और जो रिजल्ट क्या दिखा रहा है कि हमारा जो चूहा है वो मर जा रहा है। तो अभी इनका जो कंक्लूजन था, इस कंक्लूजन में बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशन चालू होना शुरू हो गया। क्या? जैसे कि नहीं, वहाँ पर कोई प्रोटीन था क्या, वहाँ पर कोई आरएनए हो सकता है, या वहाँ पर कोई डीएनए भी हो सकता है। क्योंकि जब हम एस स्ट्रेन को जब हम किल कर रहे हैं तो उसमें क्या है ना बच्चों, प्रोटीन भी है, आरएनए भी है और डीएनए भी है। तो इन तीनों में से ऐसा क्या वो चीज है जो कि फर्दर जा रहा है और आर स्ट्रेन को एक वेरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है और हमारा जो चूहा है वो मर जा रहा है। तो इसको प्रूफ करने के लिए 3 साइंटिस्ट है, उनका नाम है एवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी। इन तीनों ने 1944 में एक एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया। इन्होंने एंजाइमेटिक क्लीवेज के दौरान और एंजाइमेटिक क्लीवेज को लेकर ही इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट में बोला कि नो, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट। तो उनका एक्सपेरिमेंट कैसे शुरू हुआ? उन्होंने ग्रिफिथ का जो कंक्लूजन था, दैट इज द एक्सट्रैक्टेड हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, इसको एज ए सबस्ट्रेट के हिसाब से लिया और उसको इंजेक्ट किया इन डिफरेंट माउस। पर बच्चों यहाँ पर एक चीज है, जैसे कि मैंने बोला था, उन्होंने एंजाइम्स यूज किया। उन्होंने डीएनए से एंजाइम यूज किया, आरएनए से एंजाइम यूज किया और प्रोटीज एंजाइम यूज किया। बिफोर इंजेक्टिंग उन्होंने ये सब एंजाइम एक सेपरेट वे में इंजेक्ट किया और उस जो लिक्विड था और जो सैंपल है उसके अंदर डाला, और फिर जब हम डीएनए के थ्रू से जो माइस में इंजेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर उनको रिजल्ट मिला ना, ये जो माइस है ये जिंदा है, सर्वाइव कर रहा है। इन्होंने फिर देखा नहीं, आरएनए के दौरान आरएनए जिस सैंपल में है वहां पर उन्होंने नोटिस किया नो, यहाँ पर हमारा माइस डेड है एंड एज यूजुअल प्रोटीएज में भी डेड हो रहा है। तो वहां पर इनको एक कंक्लूजन मिला, नो, जो जेनेटिक मटेरियल और जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो डीएनए ही हो सकता है, क्योंकि जब एंजाइमेटिक एक्शन हुआ वहां पर डीएनए जब काम कर रहा था तो वहां पर हमारा चूहा है वो जिंदा हो रहा था। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट के दौरान हमको ये पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हो रहा है। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे। फर्दर जस्ट मेरे साथ रहिए बच्चों, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम और चीज एक्सप्लोर करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।